enthalpy, that is heat changes during constant pressure. It is total heat content. और ऑब्वियसली एक दो बच्चों ने कल पूछा था, तो बेटा ये सारे पॉइंट, तीनों पॉइंट पिछले वाले ही थे. दैट इज एंथैल्पी है तो एनर्जी ही, तो जैसे इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ये भी स्टेट फंक्शन है. वो साइक्लिक प्रोसेस में जीरो है, ये भी जीरो है. ये एक एक्सटेंसिव है, वो भी एक्सटेंसिव थी. दैट मीन्स सारे पॉइंट सेम है, एक्सटेंसिव है, साइक्लिक प्रोसेस में जीरो है. वहां एनसीवीजीटी फॉर्मूला था, और एंथैल्पी के लिए यहां फॉर्मूला लगाओगे एनसीपीजीटी. इट इज अ कॉमन सेंस. जहां वहां पे हम कांस्टेंट वॉल्यूम लगाते थे, यहां हम कांस्टेंट प्रेशर लिख रहे हैं बेटा, और क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो सीपीजीटी आएगा. अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, और अगर डेल्टा टी जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा. तो जिन बच्चों ने वो 3 पॉइंट नहीं लिखे हैं, अब लिख लीजिएगा. इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दैट इज डिपेंड्स ऑन बल्क ऑफ मैटर. एंड डेफिनेटली चेंज इन एंथैल्पी की बात करनी है, खाली एंथैल्पी कुछ नहीं होता. जैसे इंटरनल एनर्जी इंडिविजुअल कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो जब इंटरनल एनर्जी नहीं पता तो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का सम क्या पता हो, कॉमन सेंस. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता होती है और वर्क डन पता होता है, इन दोनों का सम एंथैल्पी है. ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक स्टेट फंक्शन है. इसका ये फॉर्मूला है एनसीपीडीटी. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये जीरो है. जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी जीरो है, तो ये जीरो है. इज इट क्लियर? नाउ आज हमें जो हेडिंग पढ़नी है दैट इज टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन. बच्चों एंथैल्पीज के बेसिकली 3 या 4 मेन टाइप हैं, बाकी आप समझ जाएंगे. पहला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. बच्चों मैं कई बार ना एंथैल्पी वर्ड ना बोल के हीट बोल दूंगा, समझ लेना यार कि एंथैल्पी होता है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर. इसे डेल्टा एच से भी लिखते हैं, या हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर है. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हेडिंग है बेटा. तो अगर मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हीट ऑफ फॉर्मेशन कह दूं तो समझ लेना बात वही है. इज इट क्लियर? तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? पहली हेडिंग है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. बेटा अगर कोई एक कंपाउंड बन रहा हो, सपोज कंपाउंड का नाम ले लेते हैं, CO2 बन रहा है सपोज, और CO2 का हमें 1 मोल बनाना है. ओके, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? 1 मोल CO2 बनाना है. कहां से बनाना है? CO2 के एलिमेंट्स लेंगे नेटिव स्टेट में, यानी कार्बन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, नेटिव स्टेट यानी नेचर में जिसमें ये मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट स्टेबल है. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का कोई कहता है O2 है, O3 है, कॉमन सेंस है O2 है. कार्बन के लिए कोई कहेगा डायमंड, ग्रेफाइट और फलरीन. तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट है. ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड. तो ग्रेफाइट कार्बन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, वॉट एवर द रिक्वायर्ड कंडीशन. इससे हमें मतलब नहीं है, मतलब अमाउंट कितना चाहिए इससे मतलब नहीं, बनना 1 मोल ही चाहिए. तो 1 मोल CO2 बनाया हमने, अपने एलिमेंट से बनाया. एलिमेंट की किस स्टेट से? नेटिव स्टेट से. अब या तो हीट एवॉल्व होगी, मोस्ट ऑफ केसेस एवॉल्व होती है, ठीक है, या कभी कभी एब्जॉर्ब भी हो सकती है. ओके, अगर एवॉल्व हो रही है तो वो कंपाउंड कहलाते हैं एक्सोथर्मिक कंपाउंड. बच्चों एक्सोथर्मिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है. दैट मींस जब वो बने थे, उनका 1 मोल बना था अपने एलिमेंट से नेटिव स्टेट में, तो हीट लॉस हुई थी. दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है. और अगर बेटा ये पॉजिटिव आएगी तो ये कंपाउंड कहलाएंगे एंडोथर्मिक कंपाउंड. तो व्हाट आर एंडोथर्मिक कंपाउंड? क्योंकि जब कहीं डायरेक्ट कहीं लिखा होता है तो कंफ्यूजन आ जाता है कि एंडोथर्मिक कंपाउंड क्या है. तो बेसिकली एंडोथर्मिक कंपाउंड मींस इट्स हीट ऑफ फॉर्मेशन इज पॉजिटिव. जब वो बना है, अपने एलिमेंट से बना है, तो एलिमेंट के मुकाबले उसकी एनर्जी ज्यादा है. एंड केमिस्ट्री में बेटा एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर किसी का हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको पॉजिटिव दिखेगा तो आप कह सकते हैं लेस स्टेबल. मतलब कंपैरेटिव वर्ड है लेस और मोर स्टेबल. ये 2 या 3 हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है, तो भाई साहब नेगेटिव में एनर्जी लॉस हो गई
और जितनी वैल्यू ज्यादा हो, जैसे -20 और -80 है, तो भैया माइनस मत देखना, माइनस का मतलब लॉस था। 20 जूल एक बारी लॉस हो रही है, एक बारी 80 लॉस हो रही है, तो 80 में हीट ज्यादा लॉस हो गई, वो ज्यादा स्टेबल है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में माइनस साइन को वैल्यू के साथ जोड़ लेते हैं, फिर कहते हैं -80 कम है, -20 ज्यादा है। ये गलती मत करना। एक्चुअली माइनस साइन इज ओनली द एब्रिविएशन फॉर एक्सोथर्मिक, और ऑब्वियस सी बात है 20 जूल हीट और एक बारी 80 जूल है, तो जो एनर्जी है वो 20 और 80 है। ज्यादा हीट निकल जाएगी तो स्टेबल होगा, क्योंकि हीट का लॉस तो अपने अंदर एनर्जी रिटेन कम, लेस द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी। चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारी हेडिंग है आज की, दैट इज टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। हमने उसमें पहला स्टार्ट किया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? It is the heat evolve or absorb. तो आप कह सकते हैं it is the heat change when 1 mole of any compound is formed from its constituent elements in native state. So it is the heat change when 1 mole of any compound is formed from its elements from native state. Okay. तो ये हुआ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन। जिन्होंने लिखनी है लिख लीजिए जल्दी से, एक बार फिर बोल दे रहा हूं, इट इज द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर नेटिव स्टेट। और अगर कभी एलोट्रोप दिया होगा तो फ्रॉम मोर स्टेबल एलोट्रोप। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। तो अगला पॉइंट हो जाएगा, if heat of formation is negative, then these compound are termed as exothermic compound, and if it is positive, then endothermic compound. More the exothermic compound, more the stability of the compound. जितनी हीट ज्यादा निकल गई उतनी स्टेबल है। अब यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो किसकी मानी है, एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो किसकी मानी है? तो ऑब्वियसली अगर मैं कार्बन ग्रेफाइट बना रहा होता तो कार्बन ग्रेफाइट से ही बना था, क्योंकि इसका स्टेबल तो यही है। तो ऑब्वियसली इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने क्या मानी है? जीरो मानी है। तो बच्चों क्या ध्यान रखना है, जिसको हमने रिएक्टेंट में लिया है, जिनसे ये बना रहे हैं, वो सारे रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारे दिमाग में क्या है? जीरो है। सो वेयर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज स्टैंडर्ड वैल्यू और जीरो वैल्यू, तो आपको ये ध्यान रखना है फॉर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं इन देयर नेटिव स्टेट, तो जो एलिमेंट्स और उनकी नेटिव स्टेट है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज एज्यूम्ड जीरो। एक वर्ड और इसमें ऐड कर लेते हैं बच्चों, यहाँ एक वर्ड ऐड और कर सकते हैं आप, स्टैंडर्ड। ओके, जरा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो सिंबल है ना, वो सिर्फ इतना चेंज है, डेल्टा एच के ऊपर ये जीरो टाइप का लगा देते हैं और इसे पढ़ते हैं डेल्टा एच एफ नॉट। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ हो गया, नॉट का मतलब है इन द स्टैंडर्ड स्टेट। व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड स्टेट? तो इसमें आपके कभी न्यूमेरिकल आएंगे नहीं, बस आपको ध्यान रखना है, it is enthalpy of formation at 25 degree centigrade, which is also termed as 298 Kelvin, and 1 bar pressure, and 1 bar pressure. तो अगर कभी आप एंथैल्पी निकाल रहे हो और वहां प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग दे रखी हो, तो ध्यान रखिएगा कि एट दिस प्रेशर 1 बार प्रेशर एंड एट दिस टेम्परेचर 298 केल्विन, तो जो भी एंथैल्पी आएगी हम उसे कह देंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो नॉट ओनली इन फॉर्मेशन, चाहे वो कंबशन हो चाहे न्यूट्रलाइजेशन हो, कोई भी हो, तो स्टैंडर्ड स्टेट होगा। तो पहली हेडिंग आज की हमारी हुई व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हमने पढ़ा क्या, कोई भी कंपाउंड, फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहां लिख दिया है, सपोज दैट CH3OH, यानी ये मिथाइल अल्कोहल है, और मैं कह रहा हूं कि इक्वेशन बताओ मुझे मिथाइल अल्कोहल का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। तो बच्चों आप ये लिखेंगे, कार्बन की रिएक्शन ट्वाइस हाइड्रोजन एंड हाफ ऑक्सीजन से होगी। कार्बन की रिएक्शन ट्वाइस हाइड्रोजन एंड हाफ ऑक्सीजन से होगी। जरा देखें सही लिखा है मैंने, एक कार्बन था, 2 to 4 हाइड्रोजन थे और 1 ऑक्सीजन, सही लिखा है। तो कार्बन की रिएक्शन ट्वाइस हाइड्रोजन और हाफ ऑक्सीजन से होगी,
उस समय जो भी हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी वो कहलाएगी आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। एंड अगर बाई चांस हमने टेम्परेचर और प्रेशर ये वाले ले लिए हैं 298 केल्विन और 1 बार, तो अब हम इसके ऊपर एक नॉट लगा देंगे और अब हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड स्टेट के, मतलब ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस की क्या जरूरत पड़ेगी या ये हमने क्यों पढ़ा है ये भी एक बार ही बता देते हैं बेटा। बच्चों जैसे उन्होंने कोई एक इक्वेशन दे दी हमें, ओके, ये हेजर्स लॉ से अभी मैं प्रूफ करूंगा, तो वो यूजुअली क्वेश्चन में एग्जामिनर बोल देगा कि मीथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतनी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, लेट्स सपोज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं कहेगा सॉरी, वाटर, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, वाटर एंड CO2, सपोज इन तीनों की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, फिर वो कहेगा कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन या ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, तो आपको ना ये तीन इक्वेशन खुद लिखनी होगी वहां। व्हाट आई एम सेइंग, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की इक्वेशन फ्रेम करना आनी चाहिए, मतलब मीथेन का एक मोल बनेगा, एक मोल अपने एलिमेंट से बनेगा, और ये इक्वेशन मैं कह रहा हूं आपको फॉर्म करनी आनी चाहिए। उन्होंने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कहा है, तो ये एक मोल बनेगा और ये इसके एलिमेंट्स हैं जो नेटिव स्टेट में है, और यहाँ ये बैलेंस इक्वेशन है, यहाँ 1 मोल ही बनना चाहिए। और ऐसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के लिए आपने ऐसे लिख दिया, तो ये तीन इक्वेशन आपको खुद लिखनी पड़ेंगी न्यूमेरिकल में। तो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होपफुली क्लियर है, अगर क्लियर है तो टाइप 1, नहीं क्लियर है तो फिर पूछते हैं क्यों नहीं क्लियर है। पहली हेडिंग चल रही है। संजना बेटा बताओ क्या डाउट है। सर इक्वेशन समझ नहीं आई सर, हाफ क्यों इक्वेशन लिखा आपने ऑक्सीजन के आगे? बेटा सर बैलेंसिंग करेंगे, राइट हैंड साइड 1 मोल बनाना है और 1 मोल में O का एक एटम है, लेफ्ट हैंड साइड O के 2 एटम थे, क्योंकि नेचर में O2 में मिलता है ऑक्सीजन, तो O2 से O बनाने के लिए आधा करना पड़ा। गेटिंग माय यस पॉइंट। सर, और यस सर। किसे क्या डाउट है, और कोई डाउट? क्लियर है? सात्विक और जितने बच्चे हैं बेटा जल्दी बताइए, क्योंकि 1 भी नहीं लिखा आप लोगों ने। बेटा लिख दिया करिए ना, 1 लिख दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि हमने ये बोला है अभी कि वेरी गुड, हमने कहा है एंथैल्पी पढ़ लिया है। एंथैल्पी का मतलब होता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, कि प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों, जो भी हीट चेंजेस हुए हैं उसे एंथैल्पी कहते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस बना ली गई हैं जिससे कि स्टडी इजी हो जाए, जैसे हम आप लोगों के नाम रखते हैं ना, ठीक है, वैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड नाम रखे हैं, इट इज नथिंग। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक नाम रखा है, तो फॉर्मेशन का मतलब क्या है, कॉमन सेंस यार, फॉर्मेशन का मतलब कुछ बनेगा, ठीक है। मैंने कहा फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल है, तो इथाइल अल्कोहल का जब मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहूं तो समझ जाना हमें एक मोल बनाना है, ठीक है। और मैंने कह दिया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 20 जूल मान लो, तो ये वाली वैल्यू मैंने 20 जूल कही है, मैंने साइन कुछ नहीं बोला, तो ऑब्वियसली इट इज +20। या तो मैं इसमें बोलता कि एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, कुछ नहीं बोला ना, 20 जूल है तो +20, और अगर मैं कह रहा हूं हीट एवॉल्व तो माइनस, हीट एब्जॉर्ब तो प्लस। इसके बाद मेरे को ये इक्वेशन कंप्लीट करनी है, तो मैंने राइट हैंड साइड इथाइल अल्कोहल लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड इसके एलिमेंट्स लिख लिए। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट लिख दिए। बैलेंसिंग कुछ ऐसे करने की कोशिश करिए कि यहाँ 1 रहे और बैलेंस हो जाए। यहाँ कार्बन के 2 एटम है, 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन के 5 1 6 एटम है, 3 लगा दीजिए, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो हाफ लगा दीजिए, इससे बैलेंस हो जाए। देन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो हुई ये कहलाएगी आपकी इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन, और 1 मोल बन रहा है, और आगे डेल्टा एच इतना है, दैट मींस इसका जब 1 मोल बनेगा तो इतनी हीट रिएक्ट सॉरी हीट इतनी एब्जॉर्ब होगी, प्लस में तो एब्जॉर्ब, माइनस में तो एवॉल्व। कोई डाउट है किसी बच्चे को? अब चलिए एक क्वेश्चन से पता कर लेते हैं आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, एक क्वेश्चन से क्लियर करते हैं।
क्वेश्चन ये है बेटा, विच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग, मैं W और F लिख देता हूँ अधिकतर विच ऑफ फॉलोइंग के लिए, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of, let's suppose CO2. Which of following represents enthalpy of formation of CO2? CO2 के लिए फॉर्मेशन के लिए कौन सी इक्वेशन सही है? इक्वेशन नंबर 1 कि मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, उसकी हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन की, CO2 बन गया। इक्वेशन नंबर 2, मैंने जिंक कार्बोनेट लिया, उसे गर्म किया और गर्म करने के बाद जिंक ऑक्साइड और CO2 बन गया। इक्वेशन नंबर 3, मैंने मान लीजिए कोई भी एक एसिड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCl या कोई भी एसिड, ठीक है, तो HCl लिया और उसकी रिएक्शन NaHCO3 से की बाइकार्बोनेट से, और ये CO2 निकल गया, साथ में Na2CO3 एंड वाटर बन गया। एंड फोर्थ एंड लास्ट कंबशन कि मैंने मीथेन लिया और ऑक्सीजन से रिएक्शन की, वॉट एवर द बैलेंसिंग, ये CO2 का 1 मोल बना दिया और वाटर बन गया। इसकी बैलेंसिंग नहीं हुई है, ये कर लेते हैं, यहाँ ट्वाइस CO2 शायद बनेगा, लेकिन चलो 1 मोल बनाना है तो इसे 1 रखेंगे, बाकी बैलेंसिंग यहाँ हाफ हाफ जो भी होगा कर लेंगे। ओके ओके, सॉरी सॉरी, तो ही बैलेंस गलत हो रही थी, क्योंकि इसमें कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ अगर Cl है तो NaCl बनेगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि हमने 4 इक्वेशन लिखी हैं, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एक बच्चे ने अभी तक आंसर दिया है, बाकी भी देखें, मुझे सेकंड लग रहा है, वही 1 2 3 4 बोला करिए, ABCD में जरा कंफ्यूजन होता है, तो 1 2 3 4 ऐसे बोल दीजिए, ठीक है। एक बच्चे ने 2 कहा है अभी, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी बोलिए, आपने भी 2 कहा था शायद, है ना, एक बच्चे ने अभी 3 भी कहा है, ठीक है, बाकी लोग बोलिए जल्दी से। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिप्रेजेंटिंग हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2? वैदेही का आंसर आ गया है, और कोई? एलिमेंट्स को हमें नेटिव स्टेट में लेना होता है ना? यस, डेफिनेटली, वेरी गुड, बिल्कुल सही है आंसर आपका संजना। तो एक बच्चे का अभी तक आंसर या 2 बच्चों का एकदम सही आया है मेरे पास, ठीक है, जिसमें एक बच्चे ने साफ साफ कहा है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दी, और वो सही है। अरे भैया कहाँ नेटिव स्टेट दिख रहा है, एक बच्चे ने भी बोला भी आपके सामने कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में तो नेटिव स्टेट आना था, और अगर तुम CO2 का फॉर्मेशन देख रहे हो तो इट इज अ कॉमन सेंस, CO2 की नेटिव स्टेट कौन कौन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ये इक्वेशन आनी थी, और मैंने जानबूझ के वो इक्वेशन दी नहीं, और तुमने कईयों ने 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, लगाए जाओ, यूनाइटेड के गुण गाए जाओ गाए। अब ऐसे पढ़ाई होती है, जब तुम्हें समझा दिया एक मूल बनना है, अपने एलिमेंट से बनना है, कम से कम एलिमेंट तो देख लेते। अच्छा, फिर भी एक आध बच्चे ने फर्स्ट ऑप्शन दिया तो थोड़ा सा इज्जत रख ली उसने कि चलो शायद उसको ये CO का O नहीं दिखा होगा, तो उसने सोच लिया होगा वॉट एवर, लेकिन यहाँ पे CO की जगह कार्बन होना था, O की बैलेंसिंग गलत है। अरे भैया अब तो समझ में आवे कि व्हाट इज फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है, एक मोल कंपाउंड बनना चाहिए, और वो एक मोल कंपाउंड किससे बनना चाहिए, फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन नेटिव स्टेट। और अगर इसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह रहे हैं, then the temperature should be 298 Kelvin and the pressure should be 1 bar, और अगर by chance concentration है then it's 1 mole per liter, that is standard enthalpy of formation। अब क्लियर है, गुड, न्यूमेरिकल्स में भी अप्लाई करके दिखाएंगे। सेकेंड टाइप है बच्चों इसका, द टाइप नंबर 2 इज एंथैल्पी, मतलब वही हीट, एंथैल्पी ऑफ कंबशन।
तो मैं इसे कई बार हीट ऑफ कंबशन कह दूंगा, मान लेना वही है, दैट इज हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर होगा, तो इट इज नाउ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबशन? बेसिकली कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दें अप टू फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो, या यूजुअली कार्बन CO2 तक जाता है, हाइड्रोजन वाटर तक चेंज होता है, याद रखिएगा सल्फर SO2 तक जाएगा और नाइट्रोजन NO2 तक। ठीक है, तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन? बच्चों, कंबशन में किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है एंड हम ये मान के चलते हैं एक कंबशन में कोई फ्लेम भी डेवलप होगी, फिलहाल ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी और ये CO2 एंड वाटर तक चला जाएगा अगर ऑर्गेनिक है, हाइड्रोकार्बन है तो। और अगर बाई चांस, मतलब सिंपल लैंग्वेज अगर मैं कहूं तो C कन्वर्ट्स इनटू CO2, H converts into water, and if there is sulfur then you have to change sulfur into SO2, and if you have nitrogen then you have to change it into NO2। and again अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लोगे तो स्टैंडर्ड कहलाएगा। एंड रिमेंबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में इन चार में ये तीन गैसेस हैं, बट H2O इज लिक्विड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर H2O की बात कहेंगे तो लिक्विड होगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन? क्या है एंथैल्पी? एंथैल्पी का मतलब तो हीट चेंज है। एंड जब हम कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन तो हमें कोई स्टैंडर्ड बात बोलनी है। वो स्टैंडर्ड क्या बोलनी है? हमने एक मोल, हर बारी की तरह मोल, एक मोल कोई भी कंपाउंड ले लिया या एलिमेंट ले लिया, 1 मोल, इसका 1 मोल, इसे जलाया ऑक्सीजन से, ओके, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कह लीजिए, व्हाटएवर, और ये प्रोडक्ट बन गए। वो मैं आपको पहले बता चुका हूं किसके प्रोडक्ट कहां तक जाएंगे। तो ये एक मोल पूरा जल गया, यहां से यहां तक की बैलेंसिंग बदल लो, कोशिश करो इसकी बैलेंसिंग यही रहे। तो एक मोल कंपाउंड को पूरे को जला दें तो जो भी हीट निकलेगी दैट विल टर्म्ड एज, अच्छा यहाँ निकलेगी हीट, क्या एब्जॉर्ब नहीं होगी। पिछली वाली हेडिंग में बच्चों आप ध्यान दो, मैंने कहा था या तो निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी, ये हमेशा एक्सोथर्मिक ही होता है। कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, जहां भी ऑक्सीजन आती है और कंबशन करती है देन द प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो डेफिनेशन हो गई, इट इज द हीट एवॉल्व, हमेशा एवॉल्व, इट इज द हीट एवॉल्व when 1 mole of any compound is completely combusted. It is the heat evolved when 1 mole, एक मोल ही जलाना है भैया, उससे ज्यादा जलेंगे तो दुगनी हो जाएगी, तिगनी हो जाएगी, and so on. It is the heat evolved when 1 mole of compound is completely combusted. ठीक है, जब एक मोल कंपाउंड पूरी तरीके से कंबस्ट कर दिया जाएगा, उस समय जो हीट निकलेगी that is known as enthalpy of combustion. Again, it is known as standard state if temperature is 25 degree centigrade, pressure is 1 atmosphere, 1 bar, then it is called as HC naught या delta HC naught, that is enthalpy of combustion at standard state. तो बच्चों क्या ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपको इक्वेशन दे देगा 2 या 3 और या नाम दे देगा सीधा कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिख के दिखाइए इथाइल अल्कोहल की, एसिड की या किसी की भी, तो आप बस उस रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड करके प्लस ऑक्सीजन लगा के फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर वहां कार्बन और हाइड्रोजन है तो CO2 वाटर, अगर वहां सल्फर और नाइट्रोजन भी है तो SO2 और NO2 तक, एंड देन बैलेंस करेंगे एंड ट्राई टू बैलेंस इट एज 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट, एक मोल रिएक्टेंट लेते हुए बैलेंस करेंगे, तो जो भी हीट निकलेगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दैट कंपाउंड। ओके, सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, लेट सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया है दैट इज C4H10, आई होप सो आप जानते हो, इसे ब्यूटेन कहते हैं, और ब्यूटेन को मैंने कंबस्ट किया है और ये बना है CO2 और वाटर। इज इट क्लियर? मैंने ब्यूटेन के 2 मोल लिए और ये रिएक्शन बैलेंस के हिसाब से, ठीक है, जिससे कि x + y/4 होता है ना, तो x + y/4, 4 5 + 8,
5 + 8 13, 8 एंड 10 to the 20, 10. ये आई होप सो, मुझे लग रहा है ये बैलेंस होनी चाहिए. लेट मी चेक वन. 26 ऑक्सीजन, 8 to the 16, 10, 20 बैलेंस. बेटा ये एक बैलेंस इक्वेशन आपके बोर्ड पे लिखी है. ऑब्वियसली आपको कंबशन दिख ही रहा है, और जो हीट निकल रही है वो सपोज x जूल निकल रही है. बेटा जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो लिख लीजिएगा. वैसे एक कॉमन सेंस है क्या कि अगर माइनस साइन मैं लगा रहा हूं तो वो एक्सोथर्मिक के लिए, नथिंग मोर देन दैट, और प्लस साइन एंडोथर्मिक के लिए. नाउ द क्वेश्चन इज, आपके सामने इक्वेशन लिखी है, कैलकुलेट या गिव एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटेन. ब्यूटेन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितनी होगी? गिव एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटेन. और ऑब्वियसली आपके ऑप्शंस सामने लिखे हैं. एक है -x, एक है x², एक x/2, सब में माइनस लगा होगा, और एक 2x. वेरी गुड, बिल्कुल सही है बच्चों. अब आप लोग समझ रहे हैं. वेरी नाइस संजना, आपका आंसर सही है. माइनस साइन तो सभी में है, नहीं भी लगाओगे तो मैं अंडरस्टूड है. ठीक है, तो होपफुली अब बाकियों के भी समझ में आ गया हो. बच्चों बाकियों ने लेकिन आंसर नहीं दिया है अभी तक. बच्चों ये ना ध्यान से देखिए, इसकी बैलेंसिंग में यहाँ 2 मोल है, और जब ये 2 मोल हैं तो ये इतनी हीट निकल रही है. और एंथैल्पी ऑफ कंबशन की डेफिनेशन है जब 1 मोल होगा तो कितनी हीट है. नहीं बेटा, 2 मोल से तुम्हें हीट x दिख रही है, तो 1 मोल से क्या 2x दिखेगी बेटा? कॉमन सेंस लगाओ. 2 मोल से जो हीट निकली वो x जूल है, तो 1 मोल से कितनी निकली? x/2 ही तो निकलेगी. 2x कैसे आ जाएगी? हाँ, विद अ माइनस साइन. ठीक है, माइनस साइन नहीं लगा रहे, समझ में आ रहा है मुझे. तो यहाँ पे आपका आंसर x/2 होना था. और अब क्योंकि क्वेश्चन से हमारा दिमाग जल्दी समझता है, अब आई होप सो आपको पता चल गया हो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन. तो बच्चों एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, डिफाइन करें. तो इसका आंसर आएगा, इट इज द हीट चेंजेस व्हेन 1 mole of heat changes भी नहीं, सॉरी, it is the heat evolved when 1 mole of any compound is completely combusted in excess of air. But remember, सल्फर को SO2 तक ले जाइएगा और नाइट्रोजन को NO2 तक ले जाइएगा, कार्बन CO2 एंड हाइड्रोजन वाटर. मैंने स्पेशली फोकस देके कहा है सल्फर को SO2 तक, बिकॉज सल्फर की एक ऑक्सीडेशन स्टेट या एक कंपाउंड SO3 भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड माना गया है हमें वहीं तक करना है. तो सल्फर टू SO2 एंड नाइट्रोजन टू NO. ओके, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्लियर है हमें कि हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली कंबस्टेड. ओके, कॉमन सेंस की बात है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट निकल रही है, तो हम यहाँ से एक आइडिया लग सकता है फ्यूल्स के बारे में. जितने हमारे फ्यूल्स होते हैं ना, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में. बेटा फ्यूल में जैसे हमने पेट्रोल ले लिया, कोई और ले लिया फ्यूल, और पूछा इन दोनों में कौन सा अच्छा फ्यूल है, तो फ्यूल्स की निकाली जाती है कैलोरीफिक वैल्यू, और उससे हम पता करते हैं कौन सा अच्छा फ्यूल है. बट बेटा पॉइंट याद रखिएगा, कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है ना, जो फ्यूल्स के लिए हम निकालते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, तो बेटा ये जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इट इज, ठीक है, इट्स यूनिट इज, जो भी एनर्जी की यूनिट है, पर ग्राम है. तो कैलोरीफिक वैल्यू में बच्चों एक पॉइंट क्या याद रखना है, कैलोरीफिक वैल्यू इज पर ग्राम, नॉट पर मोल. यानी बेसिकली कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी फ्यूल का 1 ग्राम जलाएंगे, 1 ग्राम जलाएंगे, तो जो हीट निकलेगी वो कहलाएगी कैलोरीफिक वैल्यू. So what is calorific value? It is the heat evolved by combustion of 1 gram of fuel. 1 ग्राम फ्यूल से जो हीट निकलती है वो कहला रही है मेरे बच्चे कैलोरीफिक वैल्यू. डन. जबकि हीट ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या थी? 1 मोल से. तो दोनों में अंतर है. ठीक है, लो मैं क्वेश्चन से क्लियर करता हूं, वैसे बच्चों को कभी कभार दिक्कत आती है. क्वेश्चन से देखते हैं, फिर यूनिट यूज कर लेंगे. ये क्वेश्चन में कहा गया है एक मीथेन है, एक इथेन है, लेट्स सपोज, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन दोनों का गिवन है. ऑब्वियसली हीट निकल रही है, एक में -100 जूल निकल रही है, एक में -200 जूल निकल रही है हीट रेस्पेक्टिवली. तो मैंने लिखा इस तरीके से कि आपको टेबलाइज दिख जाए, डायरेक्ट समझ में आ जाए.
मीथेन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन है 100 जूल, इथेन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन है 200 जूल, एंड नाउ द क्वेश्चन इज दिस, व्हिच इज बेटर फ्यूल, व्हिच इज बेटर फ्यूल एंड व्हाई। याद रखना मैंने विच इज बेटर फ्यूल पूछा है, आई एम नॉट आस्किंग कि कंबशन किसका ज्यादा हो रहा है, सो कौन सा अच्छा फ्यूल है। तो फ्यूल के लिए हम क्या नापेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। तो बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू कैसे आती है, पर ग्राम, और ये क्या दे रखी है, पर मोल। तो बेटा आपको यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, मीथेन का मोलर मास है 16, तो 16 ग्राम मीथेन जब जलाते हैं तो इतने जूल हीट निकलती है। तो इसका मतलब 1 ग्राम मीथेन जलाएंगे तो कितने जूल हीट निकलेगी, दैट इज दिस वन। तो ये 100/16 इज नियरली 6 पॉइंट समथिंग, व्हाटएवर, मैंने 6.6 लिख लिया, व्हाटएवर 6.3 होगा, सॉरी। तो ये इतने जूल हीट निकलेगी। नाउ इथेन का मोलर मास है 30, दिख ही रहा है, ठीक है 30, और 30 ग्राम अगर इसे जला रहे हैं तो ये 200 जूल हीट आ रही है। तो बेटा ये तो एक थोड़ा सा वो हो गया, क्लोज कॉन्टेस्ट, टाई अप हो जाएगा। अभी देखते हैं, नहीं हो रहा टाई। तो 30 ग्राम से अगर इतने जूल हीट आ रही है तो 1 ग्राम से कितने जूल हीट आएगी, 200/30, यानी ये आ गया 100/15। तो हमें इसे मैथमेटिक्स नहीं करना चाहिए था, हमारी गलती है। एक बार 100/16 है, एक बार 100/15 है। ऑब्वियसली जिसमें डिवाइड कम से कर रहे हैं उसका आंसर ज्यादा आएगा। तो हीट किसमें ज्यादा निकलेगी, तो बेटा हीट ज्यादा निकलेगी इसमें। इज इट क्लियर? फिर से एक बार चेक कर लें, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। 12, 4, 16, 24, 30। अब पूछिए बेटा, श्रेया क्या पूछ रहे हैं? सर डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? किसकी? डीजल की। बेटा फिर वही वाला पॉइंट है ना कि कैलोरीफिक वैल्यू का बेसिकली मतलब है 1 ग्राम को जलाएं और कितनी हीट निकल रही है। तो या तो हमें पहले उसके 1 मोल की वैल्यू पता हो, और डीजल बेसिकली होता है C10, मतलब C16H34, मतलब उसका डेरिवेटिव है। जैसे ना पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इनमें ना बेटा कोई एक चीज नहीं होती। जैसे एलपीजी गैस जब घर पे हम यूज करते हैं तो उसमें ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन मेनली है, लेकिन इथेन भी है, मीथेन भी है, प्रोपेन भी है। ऐसे जब पेट्रोल हम लेते हैं तो पेट्रोल में भी C6 से लेके C9 तक के हाइड्रोकार्बन हैं, मतलब कोई प्योर एक नहीं है। इसीलिए हम किसी के लिए डायरेक्ट एक मोलर मास नहीं बता सकते कि डीजल का मोलर मास इतना है, हीट ऑफ कंबशन इतनी है, ये आंसर आ गया, ऐसे नहीं निकालते। हम वहाँ एक्सपेरिमेंटल ही बोलते हैं कि 1 ग्राम जलाएंगे तो जो भी हीट निकलेगी वो है, ठीक है। सर पेट्रोल की प्योरिटी पे भी डिपेंड करती है कैलोरीफिक वैल्यू? अरे तुम इंजन साफ करना है क्या हमें, काहे टेंशन ले रही हो, ठीक है। हम यहाँ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं बेटा। पेट्रोल की प्योरिटी 101% कि व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। बेटा क्यूरियोसिटी ठीक है, अच्छी बात है, बट ध्यान दो ना आप पूछ कह रहे हो, कॉमन सेंस वाले पॉइंट लगाओ कि ऑब्वियसली कोई चीज प्योर होगी तो कैलोरीफिक वैल्यू अलग आएगी, इम्प्योर होगी अलग आएगी। बट अगेन जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट या ये वाली बातें कहते हैं तो सेम स्टैंडर्ड्स पे लाके कहते हैं। मतलब 1 ग्राम पेट्रोल होगा तो प्योर पेट्रोल होगा, 1 ग्राम केरोसिन होगा तो प्योर केरोसिन। अब हम कहें ये इम्प्योर था, ये था, तो वो तो एक्सक्यूजेस तो कहीं भी हो सकती है। इज इट क्लियर? तो ठीक है, तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। इट इज द हीट इवॉल्व व्हेन 1 ग्राम ऑफ एनी फ्यूल इज कंप्लीटली कंबस्टेड, दैट्स सिंपल, और ज्यादा इसमें जाना नहीं। चलिए, जिसमें Any ज्यादा other? एनर्जी रिलीज होगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। कॉमन सेंस है, व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। बेटा पहले सोचो तो, व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, कौन सा फ्यूल अच्छा है। अच्छा फ्यूल कब मानेंगे, जो हमें एनर्जी ज्यादा देगा या कम देगा। और अगेन इट इज अ कॉमन सेंस, फ्यूल हमारे लिए वो अच्छा है जो हमें एनर्जी दे, वो उसका कंबशन और हमें हीट मिले। और यहाँ माइनस साइन का कोई लेना देना नहीं है, माइनस साइन सिर्फ हीट निकलती है ये बताता है, नॉट मोर देन दैट। तो यहाँ पे माइनस में कुछ मत कहना, मतलब कोई बच्चा ये ना कहे मैंने क्यों डिवाइड नहीं किया, क्योंकि 100/15 है, ये 100/16 है, 100 न्यूमरेटर में कॉमन है, डिनोमिनेटर ये बड़ा है तो इसका आंसर कम आएगा, ये डिनोमिनेटर छोटा है तो आंसर ज्यादा आएगा। तो फिलहाल ये अच्छा फ्यूल है। 200 फिलहाल ये अच्छा फ्यूल क्यों है
क्योंकि मैंने जो वैल्यूज ली हैं उसमें ये आ रहा है। वो बात अलग है, नेचर में मीथेन इज बेटर फ्यूल देन ईथेन, लेकिन मैं तो आपको एक मैथमेटिक्स थोड़ी सिखा रहा हूँ, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं। और अब आपको यहाँ से ये चीज सीखनी थी कि कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। वो होती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिवाइड बाय मोलर मास। एंथैल्पी ऑफ कंबशन को अगर मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो ये रेशियो आपका कहलाएगा कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि ये 1 मोल की हीट थी, ये 1 ग्राम की हीट है, तो इसलिए डिवाइड कर दो और ये रेशियो या ये डिवीजन जिसका ज्यादा आएगा दैट इज बेटर फ्यूल। अब पूछिए, जोर से बोलो यार। नहीं तो क्या मतलब नया फ्यूल है तो कोई नया तरीका निकालें? भैया कॉमन सेंस है, उसके 100 ग्राम जलाए, मोल तक जाएंगे क्यों? 100 ग्राम लिए, जला के हीट निकाल ली, तो 1 ग्राम से डिवाइड कर लिया। लेकिन वो तो आपका क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है, यहाँ से कोई लेना नहीं। और किसी बच्चे को डाउट है जल्दी पूछिए। तो हमने 2 हीट कर ली, एक हीट ऑफ फॉर्मेशन और एक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बच्चों, और एक एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, इन दोनों को रिवाइज करिए, कल बाकी 2 हीट कर लेंगे। ठीक है, कोई आया? थैंक यू चलो सर। चलो, ओके बेटा, हैव ए नाइस। थैंक यू सर। ओके बच्चों, नमस्ते। नमस्ते बेटा।